हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिलेशंस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज जो पार्ट हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन का अगला पार्ट, अगले टाइप्स हैं। हम लोग ने ऑलरेडी 2 टाइप्स कर चुके हैं, दैट इट वाज आइडेंटिटी रिलेशन कर चुके हैं। उसके बाद हमारा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन हुआ है। और थर्ड हम लोग आज करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। एंड दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ द रिलेशन जिसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो टुडे विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन ऑन अ सेट इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्सिव इफ every element of A is related to itself. Thus R is reflexive. Uh, R is reflexive. A comma A belongs to R for all A to A. All A belongs to A. That is, R is reflexive implies that if and only if A belongs to R, and we can write over here for all A belongs to A. एंड स्टूडेंट्स यू कैन सी ओवर ईयर कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में है। तो एक टाइप का रिलेशन हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, जिसको हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया था, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आई और सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से हम लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ था जिसको हम लोग बोल देते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आप देखेंगे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और आइडेंटिटी रिलेशन है दोनों एज इट इज़ है। यहाँ पे भी ए कॉमा ए एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सेम सेट से होना चाहिए। बट आगे भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। हम लोग कहीं कहीं पे है आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं बट रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। आपको यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको डिफाइन करके बताऊँगा किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है कि आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं बट रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3। मेरे पास एक सेट है 1, 2, 3 और R को मैंने एक डिफाइन किया हुआ है, एक R डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, जिसमें एलिमेंट्स लाइक दिस 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 और एक और एलिमेंट लिखता हूँ 1, 3 एंड 2, 1। ये मैंने एक R डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पे एक दूसरा R1 डिफाइन करता हूँ, दूसरा रिलेशन है, एक अलग रिलेशन है, एक दूसरा रिलेशन मैं डिफाइन करता हूँ जिसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स हैं 1, 1, 3, 3, 2, 1 एंड हियर 3, 2। इस सच टाइप के एलिमेंट्स R1 और R2 में। अब आपको बताना है कि इसमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है एंड इसमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से नहीं है। आप देखेंगे कि जो रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा जाता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि दिस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए जो होना चाहिए फॉर ऑल ए, सभी एलिमेंट के लिए इस टाइप का हमें पैटर्न दिखना चाहिए। और यहाँ पे आइडेंटिटी में भी है कि सभी एलिमेंट के लिए इस टाइप का आपको पैटर्न दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो R1 है, जो R मैंने डिफाइन किया हुआ है, R 1, 1 1 के लिए हो गया, 2, 2 के लिए हो गया, 3, 3 के लिए हो गया एंड 1, 3, 2, 1। ये हमारे जो है एलिमेंट्स हैं। बट R में जो एलिमेंट मुझे चाहिए था, जैसा डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग को एलिमेंट चाहिए, तो ये पूरा R में है। तो R हमारा क्या हो जाए, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। R इज़ व्हाट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। अगर मैं R1 की बात करूँगा, यहाँ पे R1, 1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 के लिए अगर देखा जाए तो अगर जो डेफिनेशन है हमारा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी एलिमेंट के लिए ए पैटर्न होना चाहिए। तो फॉर ऑल के लिए यहाँ पे 1 के लिए है, 3 के लिए है, बट R1 में 2, 2 ऐसा डज नॉट बिलोंग्स टू R1। ये हमारे R1 में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा R1 है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। ओके, होप दैट सबको क्लियर हो रहा है। जो R1 है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। इधर टाइप ऑफ एलिमेंट 2, 1 एंड 3, 2 इनको आप छोड़ दीजिए। बट हमें जो मेन पैटर्न हमारा डेफिनेशन का चाहिए वो पैटर्न हमें यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, फॉर ऑल एलिमेंट के लिए नहीं हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी डिफाइन करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, वो भी हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
आई ए को डिफाइन किया, आई ए को डिफाइन किया तो हमें किस टाइप के एलिमेंट्स आइडेंटिटी में मिलना चाहिए, सभी एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव पार्ट होना चाहिए। 1,1 वी हैव अ 2,2, आफ्टर दैट वी हैव अ 3,3। ये हमारा हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। तो आप देख सकते जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सभी एलिमेंट का सभी का पैटर्न दिख रहा है कि हमारा जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट जो रिफ्लेक्सिव है वो जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी होगा। जैसे आप यहाँ पे आर देख लो, आर में 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, बट 1,3 और 2,1 भी है। जो ए हमें आइडेंटिटी में ए पार्ट नहीं चाहिए रहते हैं, आइडेंटिटी में हमें पूरे के पूरे क्या चाहिए, एज इट इज़ जो डेफिनेशन में है वही डेफिनेशन के पार्ट होने चाहिए। कि जो हमारा जो डेफिनेशन है, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एक बार मैं वहाँ पे एक्सेस लिखता हूँ, ए, सच दैट फॉर ऑल ए, यहाँ पे वर्ड क्या है, फॉर ऑल ए, मतलब सभी एलिमेंट के लिए इस टाइप का पैटर्न होना चाहिए। किस टाइप का, ए का। सभी एलिमेंट में, सभी एलिमेंट जो ए में है, 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए में है, 2 बिलोंग्स टू ए में है और 3 बिलोंग्स टू ए। तो ये सभी एलिमेंट के लिए 1,1, 2,2 एंड 3,3 ये पैटर्न हमें यहाँ पे, इसलिए आइडेंटिटी है और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और मे नॉट बी अ आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसी आर को मैं सिर्फ इस तरीके से डिफाइन करता जिसमें 1, 3 और 2, 1 नहीं होता, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन भी बन जाता। सो लेट मी टेक दिस न्यू वन एग्जांपल। लेट एक मैं डेफिनेशन लेता हूँ, एल इज़ व्हाट, जो है वो सेट ऑफ ऑल लाइन्स है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स। और रिलेशन डिफाइन किया गया है, जो आर हमारा इसके ऊपर डिफाइन किया गया है। आर इज डिफाइंड बाय जो L1, ऑब्वियसली L1 L2, लाइन 1 लाइन 2 इस टाइप का है ये, L1 L2 सच देन L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज व्हाट, पैरेलल टू L2, इस तरह का नोटेशन है। तो यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन किया है कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर L1 इज पैरेलल टू जो लाइन, ये लाइन सपोज L1 है और ये हमारा लाइन, जो ये दूसरा लाइन है हमारा L2 है, तो लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, तो ऑब्वियसली L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1 बनेगा। जिसका मतलब क्या हो गया, जो R में जो रिलेशन बन रहा है वो भी किस टाइप का बन जाएगा, L2, L1 भी बनेगा। एंड वी कैन राइट L1 इज पैरेलल टू L2, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस टाइप का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये भी एक टाइप का हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप का रिलेशन है, दैट इज नोन एज द सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेट टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन आप लोग देख लीजिए कि A, B बिलोंग्स टू R implies that B, A belongs to R for all A, B belongs to A। मीन्स इन अ सेट कोई भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, तो अगर A, B belongs to R कंडीशन अगर इस तरीके से सेटिस्फाई करता है, फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3 लिया, सिंपल एग्जांपल 1, 2 रिलेटेड टू belongs to R और belongs to R, अगर दिस implies that 2, 1 also belongs to R, कुछ रिलेशन होगा जो 1, 2 belongs to R कर रहा है, तो 1, 2, 1 भी belongs to R करेगा, तो इस टाइप को रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, नोन एज द सिमेट्रिक रिलेशन। एंड अगर बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट की, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, अगर इस सेट का मैं आइडेंटिटी रिलेशन लिखूंगा तो बनेगा 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 बनेगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1, 1 बिलोंग्स टू आई, तो 1, 1 ऑलरेडी यहाँ पे भी है, 2, 2, 2, 2, 3, 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑलवेज, आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब हम लोगों ने प्रीवियस टाइप रिलेशन में भी देखा, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है और यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो सिमेट्रिक रिलेशन का जो डेफिनेशन है, जो कंडीशन है, वो भी आइडेंटिटी रिलेशन हमारा सेटिस्फाई कराते हैं। एक ट्रू हो गया, कभी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। अगर यूनिवर्सल रिलेशन की बात करूंगा, उसमें क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन में ये भी एक टाइप का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन का सेटिस्फाई करेगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक रिलेशंस।
सो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन, दीज टू आर द सिमेट्रिक रिलेशंस। कम टू नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं एक डेफिनेशन की बात, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे लाइन लिया था, अब आर को मैं एक तरीके से डिफाइन करता हूँ। आर भी है डिफाइंड बाय अ रिलेशन की एलिमेंट लेता हूँ मैं एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, यहाँ पे और एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, तो क्या हमारा आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। अगर कोई भी लाइन, सपोज लाइन यहाँ पे एक्स है और वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है वाई, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा, या क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो फिर क्या हो जाएगा कि ए जो हो जाएगा y इस परपेंडिकुलर, या तो ऐसे हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो x वाला पार्ट ए हो जाएगा, y वाला पार्ट ए हो। अगर मैं इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट किया, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करूँगा तो हमारा समथिंग लाइक इस टाइप का बने, तो भी एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है ये हमारा किस टाइप का रिलेशन बन जाएगा, दैट इज दिस इज ऑल्सो symmetric type of relation. So this relation, these types of the relation is known as the symmetric relation. For all a comma b belongs to a, ये आपको ध्यान में रखना है, सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा स्टेटमेंट है जो हमको प्रूफ करना है, प्रूव द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इक्वल्स टू आर इनवर्स। आर इक्वल्स टू आर इनवर्स, आर इनवर्स में कैसे एलिमेंट होते हैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको लॉजिक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में है, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू कहाँ पे होगा, आर इनवर्स में होगा। मतलब जो इसका डोमेन है, जो इसका डोमेन है तो इसका रेंज बनेगा, और जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन बनेगा, सिंपल सी बात। यहाँ पे रेंज में बी था आर के, तो आर इसके डोमेन में आ गया, और यहाँ के डोमेन में ए था तो आर ए इसके रेंज में आ गया। तो सिर्फ इतना ही, यही है इसका डेफिनेशन, आर इक्वल्स टू आर इनवर्स। आपको हो सकता, होप दैट आपको आर इनवर्स समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट कि आर एक रिलेशन है, वो किस टाइप का रिलेशन है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन है तो आर कैसा दिखेगा, तो अब सिमेट्रिक रिलेशन है तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते जो हमको काम के डेफिनेशन है। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट, आर इज सिमेट्रिक, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट, आर इक्वल्स टू आर इनवर्स, आर इक्वल्स टू आर इनवर्स आपको पहले एक एग्जांपल देता है। अगर मुझे प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे ए इक्वल टू बी। नाउ व्हाट यू हैव टू के, आपको क्या करना है, जिसको दो पार्ट में करना होता है, किसी भी चीज़ को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो आप उसको दो पार्ट में करोगे। फर्स्ट पार्ट आपका बनेगा ए इक्वल टू बी प्रूफ करने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा ए इज सबसेट ऑफ बी। पहले तो ये सेट है इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये नंबर होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू साइन का यूज़ किया जाता है। ये सेट है तो सेट के लिए सबसेट और सबसेट यूज़ किया जाता है। तो दूसरा पार्ट आपको प्रूफ करना होगा बी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए, आपको इस तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे ए है, ए बी है, तो ये आपका ऊपर का बी ये सेट बनेगा, ये नीचे का ए, तो हम दोनों को इसको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से है फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, अगर हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, 1 और 2 से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो होप दैट क्लियर हो रहा है। तो हमको सब कुछ दिया हुआ है। पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आर इज गिवन दैट आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, और प्रूफ क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू आर इनवर्स। चलो डेफिनेशन यूज़ करते हैं और हम लोग यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं, सिंपल है। सो वी हैव टू प्रूव दैट आर इज सबसेट ऑफ आर इनवर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मुझे प्रूफ करना है आर इज सबसेट ऑफ
आर इनवर्स, दूसरा पार्ट प्रूफ करना है आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ आर। इस तरीके से मुझे क्या प्रूफ करना है। तो हमारा ए प्रूफ होगा, फिर इसको यूज़ करके हम लोग ये प्रूफ करेंगे आर इज सिमेट्रिक। देखो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब कभी भी आता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले वाले को लेके आप सेकेंड वाले को प्रूफ करो, जो सेकेंड वाला आर इक्वल टू आर इनवर्स है, और दूसरा प्रूफ ये बनेगा कि सेकेंड वाले को लेके आप फर्स्ट वाले को प्रूफ करो। ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन में आता है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो फर्स्ट पार्ट लिया है, फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे है कि R इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन, एंड जो यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो बन रहा है यहाँ पे है कि प्रूफ करना है R इक्वल्स टू आर इनवर्स। R इक्वल्स टू आर इनवर्स प्रूफ करना है, तो सो आई हैव टू प्रूव दैट R इज़ द सबसेट ऑफ R इनवर्स। सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट R इनवर्स इज़ द सबसेट ऑफ R। कम टू द फर्स्ट पार्ट नाउ। सिमेट्रिक दिया हुआ है तो हम लोग डेफिनेशन क्या लगाएंगे, फर्स्ट यहाँ पे A कॉमा B बिलोंग्स टू R में है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में है। सिंस आर क्या दिया हुआ है सिमेट्रिक, तो क्या हो जाएगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में भी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या एक आप रीजन डाल सकते हैं बाय डेफिनेशन आर क्या दिया हुआ है, आर इज सिमेट्रिक। यहाँ पे लिखा है आर इज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में हो गया। नाउ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं सिर्फ ए पार्ट को आप देखोगे, सिर्फ आप ए पार्ट को देखो, तो एक इसका जब उल्टा करूंगा, इसका जो डोमेन रेंज में जाएगा, रेंज डोमेन में होगा, तो कहाँ हो जाएगा, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कहाँ पे हो जाएगा, आर इनवर्स में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक देखो ये जो पार्ट आया ये डेफिनेशन से आया, यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन अप्लाई किया हुआ है, बट ये जो पार्ट आ रहा है अभी यहाँ पे जो पार्ट आएगा कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये डेफिनेशन हो गया, बट ये जो पार्ट आया ये हमारा आर इनवर्स का हम लोगों ने डेफिनेशन यूज़ किया, वो इस आर पे, इस आर के ऊपर, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलिमेंट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में है गया, वो a कॉमा बी बिलोंग्स टू कहाँ पे हो गया, आर इनवर्स में हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, हमारे पास क्या आ रहा है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू कहाँ पे हो रहा है, आर इनवर्स में होता है। दिस इम्प्लाइज दैट मुझे क्या मिलेगा, वो सभी के लिए है, इसका मतलब क्या हो गया, r इज सबसेट ऑफ आर इनवर्स फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू a में हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं सेकेंड पार्ट। अभी क्या प्रूफ करना है, r इनवर्स इज सबसेट ऑफ r। सिंपल सा प्रूफ इसका भी है, आर इनवर्स इज बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे, एक दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इस तरीके से ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स में है, तो पहले हम लोग आर इनवर्स को हटा देते हैं, तो वाई कॉमा एक्स कहाँ पे हो जाएगा, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर में हो जाएगा। फिर से डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर में है और r हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पे हो जाएगा, r में हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन रीजन डाल देंगे, r इज व्हाट, सिमेट्रिक। r इज सिमेट्रिक हो गया, तो r इज सिमेट्रिक हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r इनवर्स, दिस इम्प्लाइज दैट x कॉमा वाई कहाँ पे हो गया, r में हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, सभी ए के लिए, जो भी यहाँ पे सेट आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इज सबसेट ऑफ आर इनवर्स, और हमको क्या मिला, R इनवर्स इज सबसेट ऑफ R, दिस इम्प्लाइज दैट R इक्वल्स टू R इनवर्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट अब हमें प्रूफ करना है कि इफ़ R इक्वल्स टू R इनवर्स, अब ये गिवन पार्ट में आ जाएगा, जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट लिया था गिवन में, वो हमारा था R इज सिमेट्रिक। अब जो सेकेंड पार्ट में बनेगा यहाँ पे, दैट इज द सेकेंड पार्ट जो हमारा यहाँ पे बनेगा, R इज अ सिमेट्रिक हमको प्रूफ करना है, R इज सिमेट्रिक हमको प्रूफ करना है, और लेट पार्ट कौन सा बनेगा, R इक्वल्स टू R। कम टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट हमको प्रूफ करना है। अभी हमारा जो गिवन पार्ट बनेगा, जो गिवन पार्ट है R इक्वल्स टू R इनवर्स, और हमको प्रूफ करना है टू प्रूव दैट R इज सिमेट्रिक रिलेशन।
टू प्रूव दैट आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में है, तो दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ गिवन दैट आर इक्वल्स टू आर इनवर्स। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में है, तो बी कॉमा ए कहाँ पे होगा, ए आर इनवर्स में होगा। तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स में है और यहाँ पे दिया हुआ है आर इनवर्स इक्वल्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में होगा। इट इज़ गिवन दैट हम लोगों ने लिया हुआ है आर इक्वल्स टू आर इनवर्स लिखो, आर इनवर्स इक्वल्स टू आर लिखो। तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में हो गया एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए में हो गया। तो हमारा कैसा दिख रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट हमें दिख रहा है बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, आर इज वॉट सिमेट्रिक हो गया, आर इज वॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ आर इक्वल्स टू आर इनवर्स। इस टाइप का स्टेटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सिर्फ स्टेटमेंट भी वो लोग पूछते हैं जो हमें इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग याद रख सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिलेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिलेशन में आ जाते हैं, जो हमारा थर्ड है रिलेशन है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अ रिलेशन ऑन R on a set is said to be a transitive relation if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R for all A comma B comma C belongs to A। अगर एक सेट में मेरा A है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से डिफिनेशन दिया हुआ है कि A कॉमा बी कॉमा सी, और R को इस तरीके से अगर डिफाइन किया जा सकता है कि A कॉमा बी बिलोंग्स टू R and B comma C belongs to R implies that अगर इस तरीके से कंडीशन हो गया, मतलब A to B, B to C, अगर मैं इस टाइप का भी रिलेशन मिल रहा है, A to C भी टाइप का रिलेशन मिल रहा है एंड A belongs to रिलेशन में आ रहा है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। दिस इज नोन एज व्हाट, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक दो हम लोग एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा किस तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन को डिफाइन किया जा सकता है। तो द एग्जांपल पार्ट, सिंपल से एग्जांपल्स उठा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे एग्जांपल, हाँ हम लोग बात करेंगे अगर आइडेंटिटी, फिर से आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन, दीज आर ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन, दीज आर ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी बात कर लेते हैं। ये हो गया आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल की बात हो गई। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, लेट द रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, जो इसलिए हम लोग को समझ में आ जाए। डिफाइंड बाय, एक रिलेशन है डिफाइन करते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, x divides y for all x comma y belongs to natural number, for all x comma y belongs to natural number। x divides y, देखो अगर ट्रांजिटिव रिलेशन आपको बताना है तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको 3 नंबर्स होने चाहिए या 3 नंबर्स के सेट होने चाहिए जिसमें हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। देखो हमें नीड है a, b एंड c की, और उनके बीच में रिलेशन ऑलरेडी है, हमें तीसरा वाला रिलेशन लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसको अगर प्रूफ करना है या फिर इसको डिफाइन करना है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना है कि आर क्या है, कि जो रिलेशन दिया हुआ अगर ये ट्रांजिटिव बताना है तो हमें यहाँ 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट x कॉमा वाई कॉमा सेट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, और फर्स्ट अगर हम लोग डिफाइन करेंगे लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू आर, 2 सेट। अब हमको ये प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि जो x कॉमा z बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा प्रूफ करके बता दिए तो आर हमारा जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। सिंस x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर में होगा तो क्या हो जाएगा, x डिवाइड्स y करेगा, मतलब x क्या करेगा, डिवाइड्स y।
तो x y को डिवाइड करे। एग्जांपल भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका जो y हो गया 4 ले लेता हूँ और x जो हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो हमें आंसर मिलेगा 2 मिलेगा, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2, ये हो गया। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा x, ये हमारा y है, ये हमारा x है। तो अगर x डिवाइड्स y है तो y इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं, x इक्वल टू मैं ले लिया ये p हो गया। जो p का जो ये p है वो हमारा ये पार्ट बन रहा है p। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x इंटू पी। तो ये हम लोगों ने क्या लिया, x इंटू पी हो गया और ये हमारा y हो गया। होप दैट ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको मैंने 1 नाम दे दिया। दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं ऐसे ही, y कॉमा z बिलोंग्स टू r। सिंस y कॉमा z बिलोंग्स टू r है, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि y डिवाइड्स z, y डिवाइड्स z। तो y डिवाइड्स z के लिए हम लोग जो अभी यहाँ पे पार्ट लिखेंगे, तो y हमारा यहाँ पे 4 है, तो इसको मैं जो z लेता हूँ, सपोज हमारा 8 है, तो ये हमारा 4 हो गया, तो ये हमारा z हो गया। तो z इक्वल्स टू क्या बनेगा, इसका भी आंसर 2 आ रहा है, तो z 8 इक्वल्स टू क्या बनेगा मेरा 4 इंटू 2, मतलब y इंटू एक दूसरा एलिमेंट नाम दे देंगे, यहाँ पे हम लोग इसको q ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर z इक्वल्स टू y इंटू q। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा। तो बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू y इंटू q हो गया। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे जो यहाँ पे है z इक्वल्स टू y q, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू का और क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू क्या हो गया हमारा, z को किसके फॉर्म में लेके आना है, देखिए हमें क्या शो करना है कि x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r। अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि x कॉमा z बिलोंग्स टू r, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें रिलेशन किस में चाहिए, x और z में चाहिए। हमें रिलेशन किस में चाहिए, x और z में चाहिए। यहाँ पे x और z में रिलेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, z को x के टर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, x और p है, तो x p एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा q। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x p q, x p q। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो z है, जो हमारा p q है, हमारा नंबर्स हो गए, दीज आर द नंबर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो अभी किसके फॉर्म में हो गया, z इक्वल्स टू एक्स पी क्यू। तो पी क्यू भी एक नंबर बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या है, 2 थी, क्यू की वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और z 2 है तो क्या हो जाएगा ये 4, बट x की भी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 8। तो हमें यहाँ पे इक्वल दिख रहा है, तो 8 इक्वल्स टू 8, दैट इज z इक्वल्स टू एक्स पी क्यू। इट मीन्स व्हाट, x डिवाइड्स क्या हो गया, z। इसका मतलब क्या हो गया, x कॉमा z बिलोंग्स टू कहाँ पे हो गया, r में हो गया। एंड दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, r इज व्हाट, ट्रांजिटिव रिलेशन। होप दैट सबको समझ में आ गया, एक लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।